नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम 9वीं कक्षा विज्ञान का पेपर हल करेंगे जो कि सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस परीक्षा के पेपर से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में कई प्रश्न मिलने की संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको मिल सके। और हम जो है इसका आधा भाग अभी करेंगे, आधा भाग अगले वीडियो में करेंगे हल। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन यहाँ से शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। और बहुविकल्पी प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और वो कौन से हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं देसी खाद को, और देसी जो खाद होता है जो गोबर से बनता है उसमें अगर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं तो उससे क्या बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो केंचुआ, जिसको देसी भाषा में मेवाड़ में हड़सा कहा जाता है, केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ऐसी फसल कौन सी है जो खरीफ की नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का और अरहर, ये सब की सब खरीफ की फसलें हैं, जबकि सरसों जो होती है वो रबी की फसल होती है। सरसों कौन सी फसल होती है, रबी की। अब एक खरीफ की, रबी की और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको खरीफ की फसलें दिखाई दे रही है। ऐसी फसलें जो बरसात के मौसम में बोई जाती है उनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। और बरसात कब आती है, जून जुलाई में बरसात आती है। 21 जून से मानसून आ जाता है, तो जून जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यहाँ पर जो है इनका टाइमिंग होता है। तो खरीफ की फसलें जैसे धान का मतलब चावल, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर अरहर बोले तो तुअर होता है शायद, उड़द, कपास, सोयाबीन आदि जो फसलें होती है इनको क्या कहा जाता है, इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। उसके बाद में रबी की फसलें जो कि मोटर के द्वारा या तालाबों के द्वारा या नहरों के द्वारा पानी चलाकर, ट्यूबवेल के द्वारा जिनको बोया जाता है उनको, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर आदि जो फसलें होती है ये कौन सी होती है, ये रबी की फसलें होती है। साथ ही साथ जायद की फसलें, यानी इन दोनों मौसम के बीच में, इन दोनों मानसून के बीच में ये जो फसलें बोई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरई या जिसको तोरी बोलते हैं, और सूरजमुखी, ये जो फसलें हैं इनको जायद की फसलें कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। और नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है यहाँ पर, आपका उत्तर सही जो है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सरसों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सरसों। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है ओजोन परत। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत के अवक्षय, ओजोन परत जो खराब हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। तो प्यारा बच्चों, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षरण का कारण होता है। और ओजोन जो होती है उसका सूत्र जो होता है वो O3 होता है। ये लिख लेना, रट लेना, गांठ बांध लेना। जैसे भाई कमर में पैसा बांधती है, रेपा बांधती है, पैसे बांधती है, वैसे कमर में गांठ लगा के बांध लेना। ठीक है साहब, ओके, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। यानी कार्य जो किया जाता है वो ऊर्जा के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। जहाँ पर ऊर्जा खर्च होगी वहाँ पर कार्य किया जाएगा, और जहाँ पर कार्य किया गया इसका मतलब ऊर्जा खर्च हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है साहब, ओके, डन 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 डन।
फिर ये पांचवा प्रश्न, औसत चाल का मात्रक क्या होता है? चाल चाहे कोई सी भी हो, उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है, और औसत चाल हो चाहे कोई सी भी चाल हो, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और वेग हो, वेग, तो वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। औसत चाल, चाल, वेग, तीनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। तो इसका और इसका मतलब एक ही बात है। इसको भाग में लिखा हुआ है, इसको गुणे में लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, अब लाइक कर देना। ठीक है, ओके, डन 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 डन। आगे चलते हैं, और आगे कहां पे चलते हैं? रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। रुधिर एक प्रकार का कैसा उत्तक है? रुधिर एक प्रकार जो होता है, प्रकार का होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर एक प्रकार का कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से उपधातु नहीं है। कौन सी उपधातु नहीं है? यानी जो मेटल भी नहीं है और जो नॉन मेटल भी नहीं है, जो बीच का है, जो नर है न मादा है, आधा आधा है, वो क्या है? समझ गए ना? तो ऐसे ही जो धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, वो है उपधातु। और उपधातु कौन कौन सी होती है? बोरोन होती है, सिलिकॉन होती है, जर्मेनियम होती है, आर्सेनिक होती है, एंटीमनी होती है, टेलुरियम होती है, पोलोनियम होती है, बहुत सारी होती है। लेकिन ब्रोमीन जो है वो क्या है? वो अधातु है, उपधातु नहीं है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो हथेली पे रखने पर पिघल जाती है। ठीक है, याद रखना है, ये उपधातु नहीं है, बोले तो मेटेलॉइड नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, जैसे ये परमाणु है, इसका केंद्रक है, और ये परमाणु है। इसकी ये कक्षाएं आपको दिख रही है। तो यहाँ पर बाहर तो होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये सबके माइनस का निशान लगाना है, क्योंकि ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाभिक होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं कणों को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो कहां पर होगा? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग जो होता है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और किसी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसको उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न यूं कहता है कि लोहा यानी आयरन का प्रतीक क्या होता है? जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? तो आयरन का प्रतीक IR नहीं होता है, I भी नहीं होता है, FO भी नहीं होता, FE होता है। FE आयरन को लिखा जाता है, और I का मतलब आयोडीन होता है। ठीक है, उसके बाद में 10वां प्रश्न, यानी ये रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास या तारा मछली। तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है, क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन जो तारा मछली होती है, इस प्रकार की तारा मछली जो होती है, ऐसे दिखने वाली जो मछली होती है, वो एक कोशिकीय जीव नहीं होती है, वो बहुकोशिकीय जीव होती है। और इसका मतलब यह है कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। वो केवल सिंगल सेल नहीं होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये तारा मछली। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों रिक्त स्थान भरने की। तो रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? अपन ऐसे भरेंगे, अभी मैं भर के बताता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूं, मैं अब भी 1 मिनट में यूं ठीक करके देता हूं। लिखेंगे आप यहाँ पर। अब जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक का मतलब होता है जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो पहली बात तो ये कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। और अगर इसको केल्विन में लिखे तो 273 लिखेंगे, 0.15 केल्विन इसको लिखा, नहीं 373 लिखा जाएगा, क्योंकि 273 जीरो हो जाता है। तो या तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे या 373.15 केल्विन लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, डन 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 डन। बात समझ में आ गई ना? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है प्यारे बच्चों
6.022 इंटू 10 की घात 23 कण, ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। इसको रट लेना, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो नहीं, आवोगाद्रो संख्या, इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण, जिसमें कण क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, एक लाइक कर देना, एक लाइक कर देना, चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है तीसरा, और वो कहता है परमाणु में नाभिक की खोज किसने की। तो परमाणु में नाभिक की खोज करने वाला वही वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के अंदर धनायन की खोज की, धनावेश की कण को धनावेश की खोज की, यानी एकत्रित धनावेश की खोज की, एकत्र धनावेश की खोज की, और उस वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, उन्होंने परमाणु में नाभिक की खोजी, और इस एक खोज जो की वो कैसे की, उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी के प्रयोग के माध्यम से परमाणु में नाभिक की खोज की, ठीक है। को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। चौथा प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोट्रो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित करके रखता है और शरीर के लिए काम करवाने के लिए देता है। फिर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, और इसको ए से लिखा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, यह होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, या 36 इंटू 10 की घात 5 जूल के बराबर। कैसे भी लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 की घात 5 जूल, ठीक है। और इसी 1 किलोवाट आवर को कहा जाता है मीटर में, ये इतनी ऊर्जा खर्च होते ही बन जाता है 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है, ठीक है। और उसके 8 से 10 रुपए लगते हैं। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। यानी जो रक्त होता है उसमें एक कणिकी भाग होता है और एक तरल भाग होता है जिसमें 95% पानी होता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। और कणिकी भाग में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। वो डायलॉग है ना उसका, आपने क्या नाम, सुनील शेट्टी का, अजले अजले अजले, तुम मुझे बोल जाओ या होने सकता, और मैं तुम्हें बोल जाऊं या मैं होने नहीं दूंगा, अजले ए मां शक्ति दे। तो वो वाला डायलॉग भी इधर आता है, ठीक है। तो शक्ति यहाँ पर जो है, शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो वॉट, WATT, वॉट, कैसे लिखते हैं, वॉट। फिर है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है, अधिकतम कहां पर होती है, वो होती है ठोस में। कहां पर होती है, ठोस में होती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जो होता है ठोस अच्छा माध्यम होता है। और इसमें भी सबसे अधिक चाल जो होती है वो होती एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल लगभग होती है 6400 मीटर प्रति सेकंड, सर्वाधिक होती है एल्यूमिनियम। इतनी बात आपको समझ में आगे देखें, आगे देखते हैं आगे कौन से प्रश्न है। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं पीछे हट जाता हूं। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, वीडियो 14 मिनट का, 20 मिनट हो जाएंगे फिर रुक जाएंगे। और एक 10वां प्रश्न इधर और बच गया है, और वो बचा हुआ प्रश्न क्या है, बचा हुआ प्रश्न कहता है प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। जैसे ये कोई तरंग चल रही है,
तो ये एक दोलन, दूसरा दोलन, तीसरा दोलन, चौथा दोलन। तो 1 सेकंड में ऐसे कितने दोलन होंगे? इसको क्या कहा जाएगा? आवृत्ति। क्या कहते हैं बेटा? बेटा आवृत्ति। ऐसे को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। और एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ये एक दोलन है ना, एक चक्कर, ये वो पूरे एक चक्र यानी एक दोलन पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और 1 सेकंड में किए गए आवर्तों की संख्या या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। और एक दोलन में तय की गई कुल दूरी को तरंग दैर्ध्य लेमडा, ये लेमडा ये नहीं, केवल ये इतना सा लेमडा कहा जाता है। ठीक है, ओके। निम्न का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब संपीड़ित द्रवित पेट्रोलियम गैस। और दूसरा है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, दोनों के नाम मैंने बता दिए हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं सुन के। द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बात समझ में आ गई। फिर चौथा प्रश्न, निम्न सूत्रों के रासायनिक नाम लिखिए। ये कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है प्यारे बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। और इसके बाद में यह है पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, KNO3 और ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? ये कोई नाभिक है और ये परमाणु है, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य परमाणु के साथ में साझा बनाते हैं, बंध बनाते हैं या साझा करते हैं अपने आप को, उनको बोलते हैं, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोला जाता है संयोजकता। और ऐसे इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरे से जुड़ जाते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता। ठीक है। उसके बाद में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है प्यारे बच्चों। कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में होता है। वृत्ति गति किसे कहते हैं? कोई पिंड जो है वो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर गति करता रहे ऐसे, तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। फिर आता है प्रश्न, खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में बोई गई फसल के अतिरिक्त उगने वाली सभी चीजें, चाहे उसके बीज आपके बीज के साथ में पड़ गए हों, चाहे वो ऑटोमेटिक उस खेत में पहले से हों, वो अगर उग जाता है, चारा उग जाता है, कुछ भी उग जाता है, तो उसको खरपतवार बोलते हैं। बोलते तो अपवाद। फिर आता है प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु में हानिकारक गैसों का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। एक निश्चित इंडेक्स, निश्चित संख्या से ऊपर अगर हानिकारक गैसों की संख्या बढ़ जाती है तो उसको वायु प्रदूषण बोला जाता है। फिर एक है संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का मात्रक अपन यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों। संवेग जो होता है उसको P से लिखा जाता है और P बराबर होता है प्यारे बच्चों mv, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखा जाता है और वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार से इसका मात्रक जो हो जाता है वो कहता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, संवेग का मात्रक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वो ये है, वो प्रश्न ये है प्यारे बच्चों कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता क्या होती है? देखिए क्या होता है कि आर्किमिडीज जो अंकल जी थे, उन आर्किमिडीज अंकल जी ने एक सिद्धांत दिया था, उत्प्लावकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर उत्प्लावकता ही पूछा है। तो किसी वस्तु को अपन क्या करते हैं, जैसे ये कोई नाव है और ये पानी में तैर रही है, तो क्या करेगी? ये नाव का द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर बल लगेगा इसमें, क्योंकि द्रव्यमान है तो mg नीचे की ओर बल लगेगा। लेकिन ये द्रव क्या करेगा? द्रव जो है अपने अंदर डूबने वाली प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उस वस्तु के द्रव्यमान यानी भार की विपरीत दिशा में उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। और ये जो गुण होता है,
इसी को क्या यानी द्रवों के द्वारा अपने अंदर आने वाली प्रत्येक चीज पर गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल तथा इस गुण को द्रवों के इस गुण को उत्प्लावकता कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ओके। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहां पर आगे भी बात करते थोड़ी सी देखें, बड़े सवाल जो होंगे वो अपन बाद में करेंगे, जैसे यहां से अपन बाद में बात करेंगे, 22 तक अपन पूरा करेंगे सवाल, ठीक है, चाहे क्लास 30 मिनट की क्यों ना हो जाए। चलिए, निम्न का पूरा नाम लिखिए, लिख दिया हमने, ये सारा कर लिया। यहां से करना, दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा चाल 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। देखिए, आवृत्ति जो है वो न्यू होती है और चाल जो होती है वो वी होती है और तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लेमडा होती है। तो लेमडा बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वी बटेवा न्यू। और इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो 440 अपॉन 220 लिख देंगे और जैसे लिखेंगे तो 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब लेमडा बराबर 2 मीटर उत्तर आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? लेमडा बराबर 2 मीटर उत्तर आएगा। तरंग दैर्ध्य 2 मीटर होगी। ठीक है, ओके, डन 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 डन। आगे है प्यारे बच्चों, दिए अनाज दाल फल तथा सब्जियों में से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज दाल तथा फल सब्जियों से हमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन खनिज लवण जल और सब कुछ प्राप्त होता है। जो एक पौष्टिक आहार जो होता है उसके सभी जो घटक होते हैं वो सारे हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा 15वां, गति का नहीं, गति का तृतीय नियम कौन सा है? तो गति का तृतीय जो नियम होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऐसे क्रिया नहीं, क्रिया ऐसे नहीं, ऐसे क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि आप कोई भी क्रिया करते हैं या किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल की विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का एक बल और लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, यानी आपने किसी को आगे धक्का दिया तो आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा। मतलब जैसे आप पानी में नाव में बैठे हुए हैं और जब किनारे पे कूदते तो नाव पीछे चली जाती, जैसे आप कूदते हैं और आप आगे की ओर चले जाते हैं, मतलब आपने पीछे धक्का लगाया, आप आगे आए। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब आप जब भी क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया जरूर लगेगी। यानी मैं इसको इधर घिस रहा हूं तो ये बोर्ड जो है इसको इधर घिस रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पैरामीशियम का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको पैरामीशियम बताता हूँ, पैरामीशियम बताता हूँ, देखो अभी पैरामीशियम बताता हूँ। ये पैरामीशियम, ये रहा पैरामीशियम, ये सब पैरामीशियम आपकी किताब में बना हुआ है और उस पैरामीशियम जो है उसका पूरा का पूरा हिंदी में नाम लिख के आपको चित्र बनाना है, तो यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है। फिर आगे बात करते प्यारे बच्चों, आगे बात करते प्यारे बच्चों, किसकी बात करते? हाँ, आगे एक दो प्रश्न और बचे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ये जो लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लाइसोसोम। इन लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां को क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे खतरनाक पाचक एंजाइम होते हैं और अगर कोशिका कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो क्योंकि कोशिका टूट फूट जाती है तो ये भी टूट जाते हैं और जैसे ही टूट देते हैं इनके अंदर से एंजाइम बाहर आ जाते हैं और एंजाइम बाहर आते हैं तो उस कोशिका के जितने भी टूटे फूटे भाग है सबको पचा के खत्म कर देते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। और 18वां प्रश्न है आपके सामने, अगर किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो, परमाणु के कोशों को अपन के एल एम से लिखते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये के और ये एल, इसका मतलब इसमें 2 और 8 10 हो गए और 10 का मतलब पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 और 8 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का उत्तर 10 लिखेंगे अपन, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? न्यूरॉन देखने में एक पेड़ जैसा होता है और न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? तंत्रिका कोशिका। ऐसी होती है ना तंत्रिका कोशिका, ये वाओ, ऐसे 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 तंत्रिका कोशिका होती कि नहीं होती?
ये देखो, ऐसी तंत्रिका कोशिका देखी आपने, पेड़ के जैसी आकृति होती तंत्रिका कोशिका। ऐसी तंत्रिका कोशिका होती कि नहीं होती रे लालो? बस इसी को ये केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं? डेंड्रोन इनको बोला जाता है ना। और इनको ये एक्सोन होते हैं, है ना। ये बहुत सारे नाम होते हैं इसके। इसके बाद की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या बात करते हैं? न्यूरॉन देखने में एक पेड़ जैसा दिखता है ना, झाड़ी जैसा दिखाई देता है। उसके बाद में बस 3 प्रश्न 4 प्रश्न और हैं, बस फिर खत्म करेंगे। अपकेंद्रण क्या है? अपकेंद्रण के उपयोग लिखिए। अपकेंद्रण का मतलब किसी तरल को हम जोर से घुमाते हैं, तो उसमें जो भारी पार्टिकल होते हैं, भारी कण होते हैं, वो बाहर की तरफ चले आते हैं और हल्के कण बीच की ओर आ जाते हैं, बीच में चले जाते हैं। तो इसी विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें भी इस विधि का उपयोग करते हैं। और उसके बाद में छाछ अपन है ना घर पे जो है दही बिलोते हैं, तो उसमें से मक्खन निकालने के लिए भी इस अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। और इस 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो जैसे CO2 है तो कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो गुणा 2 हो जाएगा। तो 16 ना 32 12 का तरफ 44 विज्ञानी विज्ञा 44 यूनिट, ठीक है, 44 यूनिट इसका द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद में कार्बन 12, लेकिन कार्बन यहाँ पर 2 है तो गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो 4। ये याद रखना पड़ेगा। तुम देखोगे ये कहाँ से लिख रहे हो, मेरे को याद है इसलिए लिख रहा हूँ। सारणी दे रखी किताब में, उसमें से पढ़ लेना। तो 12 दूना 24 प्लस 4 बराबर 28 यूनिट, 28 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनके विलेयक घुलने वाले पदार्थ, जो 2 पदार्थ मिले हुए हैं वो दोनों समान अवस्था में होते हैं, तो वो समांगी मिश्रण यानी समान भौतिक अवस्था में होते हैं। और अगर भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में है तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। इस प्रकार हमने छोटे प्रश्न कर लिए, बड़े प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।